स्टार्ट करते हैं। अब एक हमारा कंप्यूटर एनिमेशन में मेनली क्या है हमारा कि कोई भी अगर हमें सीन को क्रिएट करना हो तो हमें मतलब कुछ फ्रेम्स को क्रिएट करना पड़ता है, उनको हम सीक्वेंस में कनेक्ट करते हैं और फिर हमारा एक एनिमेशन वगैरह क्रिएट हो जाती है, मूवी कोई सीन हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो ये है मेनली। अब जो हमारा ये है ना कंप्यूटर एनिमेशन को, तो इन जनरल में कोई भी एनिमेशन जो होती है उसे डिजाइन करने के लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप है हमारा स्टोरी बोर्ड लेआउट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, फिर की फ्रेम स्पेसिफिकेशन, ये यहाँ पे लिख ही रहे हैं ऑलरेडी, और फिर हमारा जनरल जनरेशन ऑफ इन बिटवीन फ्रेम। ठीक है, अब एक एक करके मैं बताता हूँ ये है क्या। जैसे स्टोरी बोर्ड ऑफ एन आउटलाइन, जैसे स्टोरी बोर्ड क्या बताता है मेनली, स्टोरी बोर्ड इट डिफाइन मोशन सीक्वेंस ऑफ अ सेट ऑफ बेसिक इवेंट। क्या करता है, डिफाइन मोशन सीक्वेंस। तो एक तो मोशन सीक्वेंस को डिफाइन करता है किसी इवेंट के जो भी टेक प्लेस होना है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनिमेशन टू बी प्रोड्यूस, स्टोरी बोर्ड कुड कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रफ स्केचेस। अब इसमें कुछ हमारे सेट ऑफ रफ स्केचेस भी हो सकते हैं, ऑफ रफ स्केचेस। बाकी मैं नोट्स तो शेयर कर ही दूंगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इट कुड बी अ लिस्ट ऑफ बेसिक आइडियाज ऑफ मोशन, मतलब मोशन के बेसिक आइडियाज इसमें हमारे हो सकते हैं, रफ स्केच या फिर मोशन सीक्वेंस, वो सब इसमें आएगा। ठीक, फिर हमारा सेकंड है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, अब इसमें हमारा क्या है, इज गिवन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द एक्शन, मतलब जो भी हमारा एक्शन में हमारा पार्टिसिपेट करेगा हर एक को ऑब्जेक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। और ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन इन टर्म ऑफ बेसिक शेप सच एज पॉलीगन और स्प्लाइन। मतलब ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलीगन या स्प्लाइन की शेप में, पॉलीगन एंड स्प्लाइन। और जितनी भी ऑब्जेक्ट है ना हर एक को ऑब्जेक्ट डेफिनेशन देना जरूरी है। एवरी ऑब्जेक्ट should have their every object should have their object definition। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट था वो है की फ्रेम। की फ्रेम, अब ये क्या है, तो की फ्रेम है डिटेल ड्राइंग ऑफ सीन एट सर्टेन टाइम इन द एनिमेशन सीक्वेंस। ये बेसिकली हमारा डिटेल ड्राइंग है किसी भी सीन की, डिटेल ड्राइंग ऑफ सीन्स। ठीक है, विद इन ईच की फ्रेम ईच ऑब्जेक्ट इज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर दैट। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि हर एक की फ्रेम के बीच में हर ऑब्जेक्ट को उसी तरीके से पोजीशन करा होता है, वो जहाँ पे हर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम हर एक ऑब्जेक्ट को स्पेस करते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, प्लेस करते हैं मतलब। तो ये तो हो गया की फ्रेम का। इसके बाद आता है हमारा इन बिटवीन फ्रेम। इन बिटवीन फ्रेम, अब ये क्या है, तो इन बिटवीन फ्रेम में क्या होता है, दे आर इंटरमीडिएट फ्रेम बिटवीन द की फ्रेम के बीच में जो इंटरमीडिएट फ्रेम का यूज होता है ना वो है हमारे इन बिटवीन फ्रेम, मतलब इंटरमीडिएट फ्रेम। फ्रेम, तो एक लाइन तो ये होगी हमारी। सेकंड है जो फिल्म है ना, मतलब जो नॉर्मल हम कोई भी फिल्म बनाते हैं तो वो उसमें हमें 24 फ्रेम पर सेकंड की नीड होती है। ठीक है, इन बिटवीन फ्रेम की। और अगर ग्राफिक टर्मिनल वगैरह में वहाँ 30 से 60 हर्ट्ज या फिर मतलब 30 से 60 फ्रेम पर सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये तो हमारी मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन है, शायद इन पे न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं। तो एक फॉर्मूला और बता दूं इसका, ये बुक में तो मुझे कहीं मिला नहीं, बट हाँ सर ने लिखवाया था हमारे। तो रिक्वायर्ड की फ्रेम, रिक्वायर्ड की फ्रेम का फॉर्मूला है हमारा टाइम इन सेकंड मल्टीप्लाई बाय फ्रेम रिक्वायर्ड पर सेकंड, है ना, फ्रेम रिक्वायर्ड पर सेकंड अपॉन नंबर ऑफ इन बिटवीन फ्रेम, नंबर ऑफ इन बिटवीन फ्रेम। अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इन अगर किसी फिल्म के लिए पूछ ले, तो वहां पे हमें बताने की नीड नहीं है, क्वेश्चन को मेंशन करने की नीड नहीं है कि फिल्म के लिए 24 फ्रेम पर सेकंड लेना है। वहां पे हाँ डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोई भी फिल्म होती है उसमें 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ डिफरेंट वेज ऑफ साइमुलेटिंग द मोशन। मोशन को साइमुलेट करने के लिए कुछ वेज होते हैं, वो क्या है हमारे, जीरो एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन, अबे यार ये क्या ही तो लिख रहा हूँ, ठीक। सेकंड आ जाता है हमारा पॉजिटिव एक्सिलरेशन, थर्ड आ जाता है हमारा नेगेटिव, और फोर्थ आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। अब इसमें क्या है हमारा, जीरो एक्सिलरेशन में इन दिस टाइप ऑफ एक्सिलरेशन द टाइम गैप फॉर इन बिटवीन फ्रेम इज एट इक्वल इंटरवल, मतलब जो इन बिटवीन फ्रेम का टाइम गैप होगा वो इक्वल इंटरवल पे होगा। तो इसका कोई ग्राफ जो है वो ऐसे बन जाएगा, सॉरी, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो सपोज ऐसे, 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 ये मतलब इक्वल लाइंस होगी, ठीक है, इक्वल इंटरवल होंगे। अगर मैं टी ए से टी बी तक की स्केल बना लूं ऐसे, तो वो इक्वली डिवाइड होगी इक्वल पार्ट्स में। इसमें फिर डेल्टा टी का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, टी बी माइनस टी ए अपॉन एन प्लस वन। एन प्लस वन क्या है, नंबर ऑफ इन बिटवीन फ्रेम, क्योंकि ये जो पार्ट होंगे ना, इक्वल नंबर ऑफ जो पार्टीशन हो जाएंगे वो हमारे एक ज्यादा होगा, एन प्लस वन इसलिए यूज कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ एनी इन बिटवीन फ्रेम को हम कैलकुलेट करने के लिए ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूले मतलब डायरेक्ट याद करने हैं, सर ने भी हमारे ऐसे ही लिखवा रखे थे, सीधा सीधा लिखवा दिए बस, ना ही मुझे बुक में मिले, तो इसलिए मैं बस लिखवा रहा हूँ। टी जे इक्वल्स टू टी ए प्लस जे इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया किसका फॉर्मूला, जीरो एक्सिलरेशन में टी जे का फॉर्मूला आ गया। देयरफॉर अ लीनियर कर्व लीड्स टू अ जीरो एक्सिलरेशन एनिमेशन, मतलब लीनियर कर्व से बन जीरो एक्सिल, ये जो है ना जीरो एक्सिलरेशन, वो जो है उसमें लीनियर कर्व का यूज होता है हमारा। नॉन जीरो एक्सिलरेशन में क्या है, नॉन जीरो एक्सिलरेशन, इसमें हमारा सबसे पहला तो वही आ गया, पॉजिटिव एक्सिलरेशन हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा हमारा, कि जो कोई कुछ मतलब एक्सिलरेशन का मतलब सिंपल है कि ना हर बार वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इंक्रीज, अगर मैं इसका वो बना लूँ ग्राफ, तो कुछ ऐसा आएगा, जिसमें अगर मैं सपोज, नहीं ये नहीं बना रहा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, अगर सपोज पहली लाइन ये है, फिर ये है, फिर हमारी ये होगी, मतलब हर बार इंटरवल बढ़ता जाएगा, हर बार इंटरवल बढ़ता जाएगा, ठीक। तो कुछ इस टाइप से होगा अगर मैं इसके ग्राफ बना लूँ, ये यहाँ पे कट कर रही है, तो जो टाइम इंटरवल है वो हर बार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इन बिटवीन फ्रेम का एक्सिलरेशन है ना वो पॉजिटिव है।
और नेगेटिव एक्सीलरेशन के केस में ये घटता जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस, है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन के केस में। और कंबाइंड के केस में क्या होगा, और हाँ, पॉजिटिव एक्सीलरेशन की जो इक्वेशन हो जाती है ना, वो y इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा हो जाती है। ठीक है, हम साइन फंक्शन मतलब ट्रीगो फंक्शन का यूज करते हैं इनकी एक्सेलरेशन को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो जाती है। ठीक है, और नेगेटिव, और यहाँ पे ना मतलब एक बार मैं नेगेटिव को हटा देता हूँ। इसमें एक और चीज है कि जो डेल्टा टीजे का फॉर्मूला है ना, वो हो जाएगा इसमें TA प्लस डेल्टा टी। जैसे पीछे का फॉर्मूला क्या था, ये था ना, टीजे इक्वल्स टू TA प्लस J इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 1 माइनस कोस J फाई अपॉन 2n+1। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी मुझे तो लगता नहीं कि ये आएंगे एग्जाम में, बट हाँ फिर भी सर ने लिखवा रखे थे तो मैं तो इसलिए इंक्लूड कर लिया। फिर हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन है, तो इसका जो जो नेगेटिव है ना, इसका मेनली जो कर्व बनता है वो y इक्वल्स टू साइन थीटा होता है ना। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में कर्व जो बनता है, कॉम्बिनेशन में वो y इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा और 2। बाकी हाँ ये शायद से ना उसमें मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है कंप्यूटर एनिमेशन वाले पार्ट में, वहाँ पे गाइडलाइंस में। तो इसलिए एक बार मतलब इन्हें देख लो, समझ आए ना आए, फॉर्मूले ही तो है। और नेगेटिव पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो लिख ही दोगे, उसमें तो क्या ही है कि इन बिटवीन फ्रेम में अगर कोई एक्सीलरेशन इक्वल इंटरवल पे होंगे तो सिंपल सी बात है 0 एक्सीलरेशन होगा, और अगर वे अनइक्वल इंटरवल पे होंगे मतलब इंटरवल इंक्रीज हो रहा होगा तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। ठीक, और कॉम्बिनेशन में ये है इसकी इक्वेशन कर्व की, और जो टीजे की वैल्यू आती है ना, वो आती है हमारी TA प्लस डेल्टा टी और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम थीटा जो अपना लिख लेंगे वो क्या है, J अपॉन 2n+1। अभी ये नेगेटिव नेगेटिव के केस में भी यही लिखा हमने, और होल डिवाइड कर देंगे 2 से, बस ये होगा। ठीक है, रेंज इज डिवाइडेड इनटू n प्लस पार्ट, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच फ्रेगमेंट विल बी लेसर। ठीक, और इसके बाद आ जाता है हमारा, बस इसके बाद हमारा देखो कंप्यूटर, ये वाला पोर्शन खत्म होता है। फिर अब मेरा बस ट्रांसफॉर्मेशन वाला बच गया, वो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, अभी देख लूंगा।